Hello, welcome back. Today we are going to discuss few questions that is going to blow your mind. What I want to say is that at times you will feel that these answers are correct, but UPSC has given some different answer. तो ऐसा भी कुछ कुछ होगा जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ने मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स ने अलग आंसर दिए हैं और यूपीएससी ने अलग आंसर दिए हैं। तो कहीं-कहीं यूपीएससी भी सही है, बट देयर आर टाइम्स जहाँ पे यूपीएससी के आंसर पे डाउट है। तो इसलिए अब आप देख सकते हैं लगभग 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ने डिफरेंट आंसर दिए थे और यूपीएससी ने डिफरेंट आंसर दिए। तो इसका मतलब क्या है, देयर आर 2 लर्निंग्स। पहला कि भाई प्रीलिम्स देने के बाद की से मिला के मेंस का जो समय है उसको बर्बाद मत करो, इसके बारे में फिर से अपन बात करेंगे। पर दूसरा जो लर्निंग है कि भाई स्टैटिक अपना बढ़िया कर लो, स्टैटिक अपना बढ़िया कर लो क्योंकि इतना बफर होना चाहिए कि अगर वैसे-वैसे क्वेश्चन्स गलत हो भी गए, देन आल्सो यू हैव द चांस टू क्वालीफाई। तो लेट्स सी, सिर्फ बात नहीं करते हैं, उन क्वेश्चन्स को देखते भी हैं एक बार और उसका थोड़ा-सा देखते हैं इंट्यूशन से कि इफ वो पॉसिबल है कि नहीं, हो पाता कि नहीं हो पाता, ठीक है? तो लेट्स लेट्स डू दैट। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ब ब एक क्वेश्चन है, तो मैंने उस उन क्वेश्चन्स की कंपाइलेशंस करी हैं हमने और उस क्वेश्चन्स को हम दिखाएँगे जहाँ पे इसका इश्यू आया था, ठीक है? तो क्वेश्चन एक है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन था, उसमें दूसरा ऑप्शन है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इंटू कोलेरू लेक और तीसरा ऑप्शन था कि मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कवर लेक, ठीक है? तो देखो इश्यू क्या है कि झेलम रिवर पासेस टू वुलर लेक, इसमें डाउट नहीं होता है लोगों को क्योंकि दिस वाज़ द इन्फॉर्मेशन दैट यू रीड। तो ये तो सही है। अब इसको एग्ज़ाम में कैसे करना है? अब कृष्णा रिवर डायरेक्टली पहले तो आप फीड नहीं करता है, उसके बाद डायरेक्टली वर्ड भी दिया गया है। तो आपको थोड़ा-सा केयरफुल हो जाना है कि सही में डायरेक्टली करता है कि नहीं। अगर आप श्योर नहीं है तो इसको गलत मार सकते हैं। ठीक है? अगर आप नहीं श्योर हैं क्योंकि डायरेक्टली वर्ड भी है और मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर इसको सबने सही मारा है। पर ये गंडक और बूढ़ी गंडक अलग-अलग रिवर है, तो मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर नहीं, बूढ़ी गंडक होगा। तो यूपीएससी ने सही आंसर दिया है, ठीक है? ये आंसर सही, ये दोनों गलत है। तो अब एक बार उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि फेड बाय झेलम रिवर और टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है टूबुल प्रोजेक्ट वहाँ पे, ठीक है? और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ वुलर लेक है। यहाँ पे देखिए झेलम रिवर इसको फीड कर रही है, ठीक है? कोलेरू लेक के बारे में ये क्या है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। अब अटापाका बर्ड सेंचुरी है जो कोलेरू लेक में है, लोकेटेड विथिन गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कृष्णा रिवर ऐसे जा रहा है और यहाँ कोलेरू लेक है, तो फीड नहीं कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है? तो आप साफ-साफ देख सकते हैं, मैप में आपको क्लियर होगा, ठीक है? कवरताल जो है एशिया का लार्जेस्ट, मैं फिर से कहूँगा एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये बिहार का पहला रामसर साइट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बूढ़ी गंडक रिवर है, ठीक है? बूढ़ी गंडक रिवर है, गंडक रिवर नहीं है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे गंडक, बूढ़ी गंडक, नहीं, नहीं, दोनों अलग है, मैप चेक कीजिएगा साफ-साफ है। तो यूपीएससी ने ये जो आंसर दिया है, वो सही दिया है। इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आंसर गलत है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड देन चाइना। इसमें लोगों को डाउट नहीं होगा क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पार्ट चाइना का जो है, वो गोबी जो डेजर्ट है वहाँ पे डेजर्ट। तो इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड, जहाँ मतलब कि एरेबल मतलब जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है, ठीक है? एरेबल एरिया देन चाइना, सही बात है। द प्रोपोर्शन, अब ये जो वर्ड है ना, प्रोपोर्शन को देखो, प्रोपोर्शन वर्ड पे ध्यान देना है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। चाइना इज मच एडवांस देन अस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो प्रोपोर्शन ऑफ जो इरिगेटेड लैंड है वो हमारा ज़्यादा नहीं है, तो चाइना का ज़्यादा है। तो आप इसको मान सकते हो कि प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड लैंड जो है चाइना का ज़्यादा हो सकता है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन इन चाइना, ये भी थोड़ा-सा अजीब बात लगता है, ठीक है? तो ये दोनों काटेंगे, आंसर ये होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं था, पर किसी-किसी इंस्टीट्यूट्स ने 2 ओनली भी दिया था, पर आंसर ए है, ठीक है? मतलब कि मोर एरेबल है ना, क्यों, और ये आर्टिकल्स मैं आपको इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि इसमें साफ-साफ दिया गया था। चाइना का 120 मिलियन हेक्टेयर है, इंडिया का 156 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है? चाइना इरिगेशन 141% है इंडिया का। चाइना इरिगेशन कवर, बट वहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन कह रहा था, ठीक है? चाइना हैज़ प्रोडक्टिव मोर, ठीक है? तो इसलिए आंसर उस हिसाब से भी मैंने भी और लोगों से कंसल्ट किया जो जिनका सही हुआ है, तो यही बात है प्रोपोर्शन वर्ड की वजह से, ठीक है? अब ये काफ़ी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कह सकते हैं।
कुछ भी आंसर दिया जाए वो सही होगा सॉर्ट ऑफ ऐसा है। बट आई हैव टॉक टू अ सीनियर जिन्होंने अपना 15 साल वाइल्ड लाइफ में गुजारा है एंड ही हैज सीन द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ सांबर। तो उन्होंने कहा जैसे सांबर जनरली सॉलिटरी रहता है, पर फिर भी अभी पॉपुलेशन कहीं कहीं इंक्रीज भी हो रहा है, तो जिसका बिहेवियर की वजह से वो झुंड में भी रहना शुरू कर दिए। चीतल हम झुंड में ही दिखेगा, पर सांबर मोस्टली आपको अकेले दिखता है ना? तो उस हिसाब से पर सांबर का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया जब नॉकटर्नल मतलब क्या, कि उसकी जीवन की जो दिनचर्या मतलब कि जो एक्टिविटीज है वो रात को होती हो, ठीक है? तो लायन टेल मकाक तो साफ साफ गलत है, वहां नॉकटर्नल नहीं होता। मालाबार सिवेट नॉकटर्नल, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सांबर डियर में लोगों को कंफ्यूजन था कि नॉकटर्नल है कि नहीं है, ठीक है? तो सांबर डियर मैक्सिमम जो अपना काम है वो दिन में ही करता है, कभी-कभी रात को भी करता है, तो उसको नॉकटर्नल ऐसे नहीं मानते। उन्होंने मुझे साफ-साफ बोला कि सांबर इज़ नॉट ए नॉकटर्नल, कभी-कभी वो ऐसा करता है, तो उसको नॉकटर्न नहीं मानेंगे। उनका जो मैक्सिमम एक्टिविटीज़ है, वो दिन का ही है, डायरनल ही है, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि कुछ तो करता है, तो इसलिए आप ये थोड़ा-सा डाइसी क्वेश्चन है, बट मैंने उनसे पूछा है तो ही हैज़ टोल्ड मी कि इट इज़ नॉट नॉकटर्नल, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस का। अगर यूपीएससी ने ओनली 2 भी दिया दे देता, देन आल्सो वी कुड नॉट हैव डन वी कुड हैव जस्टिफाइड कि भाई थोड़ा तो नॉकटर्नल है, तो ठीक है यार, इन क्वेश्चन से तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं होगा। मतलब व्हेन यू आर गुड विद स्टैटिक पोर्शन और अदर्स, ठीक है? तो इसमें देख लेते हैं। अर्बोरियल हैबिटेट होता है वेस्टर्न घाट, इसको एंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और इसको वांडरलूज भी कहते हैं, ठीक है? और लायन टेल मैकाक आप देखेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू में पहले भी आ रखा है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट कुड बी सॉल्व्ड विथ योर एनालिसिस, ठीक है? मालाबार सिवेट तो मैंने खुद देखा है, मतलब वो नॉकटर्नल है और रात को काफी एक्टिव रहता है। सॉलिटरी एंड सिक्रेटिव नेचर इज फाउंड इन वुड। मतलब मालाबार सिवेट के पास आप उसको डर लगेगा तो वो एक पंजन सा एक कुछ छोड़ता है लिक्विड, जिससे इरिटेशन होने लगता है ना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, तो मालाबार सिवेट, ठीक है? Endemic and critically endangered. Karnataka, Kerala. In the Western Ghats of India, being recorded in the southern India, ठीक है? सांबर डियर शेड्यूल 3 का एनिमल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वल्नरेबल है और सॉलिटरी जनरली पाया जाता है, ठीक है? अब ये भी सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इंडियन स्क्विरल्स में अब स्क्विरल्स की बहुत सारी प्रजाति हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं। जो नॉर्मल, अब देखो इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा नॉर्मल सोचो, व्हेन यू थिंक नॉर्मली स्क्विरल क्या होगा, गिलहरी जो छोटा-सा होता है, जो रोज़-रोज़ हमें दिखता है ना? तो उस हिसाब से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है? तो अब आपको इस बात को सोचना है, आपको अगर बहुत ज़्यादा सोच लेंगे कि मार्मट जो है वो भी एक स्क्विरल का सॉर्ट ऑफ स्क्विरल उसको भी कहते हैं, तो मार्मट इज़ लद्दाख में पाया जाता है, जो कि यूपीएससी पीवाईक्यू में आ रखा है। तो और वो जो है वो ज़मीन में अपना घर बनाता है। पर ड्रैक्स जो नॉर्मल स्क्वेयर दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बर्ड्स इन द ग्राउंड, ये गलत है। ऊपर जो है पेड़-वेड़ पे वहाँ पे बनाता है स्क्वेल्स, आपको दिखाऊँगा। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल नट्स इन द ग्राउंड, ये सही है। सिंधी पार्क ओआरएन में जो जाते हैं वो देखे होंगे कि ग्राउंड में से निकलता है, वहाँ छुपाता है। तो मतलब ऐसे स्क्विरल का पता है, दे आर ओमनिवोरस, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो आंसर बी है, ठीक है? अब इसमें भी बहुत सारे, तो उनके जो नेस्ट होते हैं उसको ड्रेस बोलते हैं। जैसे देखो ये जो पेड़ पे उसका घर होगा, ड्रेस ड्रेस बस गूगल करो, उसमें दिखेगा कि पेड़ पे ऐसे-ऐसे उन लोग का घर बना रहता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही था। अब व्हेन यू थिंक कि भाई दूसरा स्क्विरल, आप सोचने लगोगे कि मार्मट जो है, मार्मट होता है कि नहीं मार्मट, तो वो घर नीचे बनाता है, पर उसके बारे में नहीं सोचना था। मतलब इंडियन स्क्विरल नॉर्मल सी बात है, और ये अंडरस्टैंडिंग पीवाईक्यू करके आएगा। मैं आपको वही सब क्वेश्चन लिया हूँ दैट दैट इज़ बीइंग कंट्रोवर्शियल, तो बियर विथ मी बिकॉज़ यू आर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसा आंसर है वैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। बट दीज़ आर दोज़ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, है ना? अगर आंसर थोड़ा अलग भी होता, then this could have been justified. So it is important कि यूपीएससी के लैंग्वेज को पकड़ो जहां तक पकड़ सकते हो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो है, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मैम। करंटली इंटीरियर में हूँ मैं थोड़ा, इसलिए नेटवर्क का इशू है, बट bear with me, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट अगेन, ठीक है? तो फिर अ, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, क्योंकि आई एम इंटीरियर, थोड़ा सा इंटीरियर में हूँ मैं अभी। सो बियर विथ मी। तो वैसे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लिए, इसको देख लीजिएगा।
अब ये क्वेश्चन देखो यार, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू से अबाउट दिस। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। नॉट एन इशू, इट इज एन आंसर, नॉट एन इशू, इट्स करेक्ट। तो डी कट गया, इट इज टू करेक्ट। अब जो है तीनों में करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, ये तो तुमको दिख रहा है कि दिस इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन, है ना? तो ये भी कट जाएगा। अब तुम्हारा 50-50 है। अब भाई 50-50 है, मजेदार बात। अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो मैं वीडियो ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है? तो इसको देखेंगे अपन। तो कह रहा है कि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट। इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट से टू द स्टेट। तो लोग को लग सकता है प्राइवेट से होता होगा कि नहीं, स्टेट। ये सही है गलत है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। मैं भी ये गलत एग्जाम में गलत किया था, और भी लोगों से पूछा तो कुछ लोग सोच रहे थे कि स्टेट को प्राइवेट करता। तो आई हैव नॉट कंक्रीट आंसर टू दिस। और फिर मैंने जब इसका गूगल वगैरह हमने किया तो कंप्लायंस एस्टैब्लिश बाय रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वॉलेंट्री इन्वॉल्व वॉलेंट्री ट्रांजेक्शन ऑफ कार्बन क्रेडिट बाय प्राइवेट एंटिटीज और गवर्नमेंट। मतलब ऐसा कहना था कि प्राइवेट एंटिटीज जो है गवर्नमेंट एंटिटीज को देती है और फिर वो उसको करते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, 50-50 में था। अगर आंसर सही होया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आप देख सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ तो काट दोगे पहले, ठीक है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी काट दोगे। अब कंफ्यूजन हो सकता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ में क्या होता है कि लॉ जैसे लिखा है एक तरह से, है ना, उस तरह से अप्लाई कर दिया, मतलब वो भी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ कहा जाता है। पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक जो है एक आधार था जिसके बेसिस पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ये किया गया था, ठीक है? तो इस हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए था, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, इसलिए भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इसका आंसर आता। तो आपको ये मारते तो सही होगा। काफ़ी लोगों ने इसको सही भी किया है, इंस्टीट्यूट्स फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ बोल रहे थे। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इन दोनों में आप मारे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सही जा रहे हैं, पर PYQ एनालिसिस को आप समझ रहे हैं, ठीक है? ये सब देख लेंगे आर्टिकल, द इंट्रोडक्शन सब्सटैंशियम प्रोसीडियर लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, फेयर, ये सब ठीक है। फिर अब देखो फाइनेंस बिल और मनी बिल। मनी बिल के बारे में आपको पता है कि भैया जो राज्यसभा जो है उसको रिकमेंड, उस जरूरी नहीं है कि उसका जो रिकमेंडेशन है वो माना ही जाए, और लोकसभा को 14 दिन के अंदर वापस नहीं किया तो माना जाएगा कि राज्यसभा इसको मान चुका है, ठीक है? देखो व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्य इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। सही बात है। देखो फाइनेंस बिल में भी अलग अलग टाइप है, तो क्लॉज 1 और क्लॉज 3 का। तो पर क्लॉज एक क्लॉज 1 में जो है उसको अमेंड ये सब करता है, ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होगा। तो ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होगा, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है? व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्य इन कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट ओनली मेक रिकमेंडेशन। ये तो सही बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? ये भी सही होगा। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट हो जा रहा है, देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल। कोई ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के लिए नहीं होता है, सही बात है। बट अ ज्वाइंट सिटिंग इज नेसेसरी। भाई अगर एक ऑर्डिनरी फाइनेंस बिल जो है ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट हो रहा है तो ज्वाइंट सिटिंग नेसेसरी तो नहीं होता है ना ऑर्डिनरी बिल के लिए। तो साफ साफ गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है? तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ओनली 2। इसमें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस बिल दो प्रकार के हैं। देख लेते हैं कि फाइनेंस बिल कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ क्लॉज 1 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। ये ध्यान देखो, फाइनेंस बिल जो 1 है वो क्लॉज 1 के सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, ठीक है? अब जो है, और जो फाइनेंस बिल क्लॉज 3 में जो है, क्लॉज 3 में जो फाइनेंस बिल है वो किसी भी हाउस में हो सकता है, एंड इट डज नॉट रिकॉर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? बात समझ में आया? 1 जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। और क्लॉज 3 में जो है 117 क्लॉज 3 में जो है उसको किसी भी हाउस में हो सकता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट करते हैं। प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू द हाउस दैट कंसिडरेशन बट नॉट बीइंग मैन, राज्यसभा हैज फुल पावर टू रिजेक्ट और अमेंड सच बिल्स एज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। जो क्लॉज 3 जो नॉर्मल किया गया, ठीक है? It does not require the recommendation of the president for its introduction. It cannot, however, be passed by either house unless the president has recommended to that house that the consideration thereof. सही बात है। बट नॉट बीइंग अ मनी बिल, मनी बिल नहीं होने के कारण राज्यसभा के पास फुल पावर है, ठीक है? और देख लेते हैं। अब देखो मनी बिल वही है, एक बार पूछा भी गया है, आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में जो जो बातें लिखे हैं वही मनी बिल को ये करता है। जैसे इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्स से कुछ होगा तो कर दो। रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ द मनी बाय गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? बोरो कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसका। द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी, द कस्टडी, अब ध्यान दो, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एंड द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
द पेमेंट ऑफ मनी इनटू विड्रॉल, ये सब ठीक है। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो मनी अप्रोप्रिएट हो रहा है वो भी मनी बिल में आ रहा है। द डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच, कोई भी डिक्लेरेशन हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है और अमाउंट का इंक्रीज हो रहा है, सब आ जाएगा मनी बिल में। रिसीट किसका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ध्यान देना पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया का भी, द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ मनी फ्रॉम द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू एफ। ठीक है, ये सब ठीक है। अब देखो, a bill however cannot be deemed to a money bill by the reason only if the provides for the imposition of fine और other applicable penalties, ये सब के लिए मनी बिल नहीं हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो स्पीकर का जो डिसीजन है मनी बिल है कि नहीं है वो फाइनल है, और बिल्स रिकमेंड अमेंडमेंट्स आर अडॉप्टेड, अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड, राज्यसभा रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, लोकसभा अंडर आर्टिकल 109 हैज द ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट और एनी और रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 109 के तहत करता है, और उनको 14 दिन के अंदर भेजना होगा, नहीं तो मानेंगे कि भेज दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये सब कर लिए, रिवाइज कर लेना। 117 क्लॉज 1(3), इसके लिए लोकसभा में सिर्फ हो सकता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, इसके लिए नहीं है, ऑर्डिनरी की तरह कर सकते हैं। तो अगर एक भी फाइनेंस बिल ऑर्डिनरी की तरह हो गया तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राइट। तो यूपीएससी ने इसके आंसर सही दिए थे। नाउ मूव। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल कह सकते हो। आई इवन कंसल्टेड अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन to understand what can be the answer. देखो, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest, ये community reserve डिक्लेयर होने। तो एक्चुअली क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कमेटी है, कमेटी करती है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब न्यूज़ आर्टिकल्स बहुत सारे लोग देखिए जो आप खोज के लाएंगे कि सर आप गलत बोलें, वो ऑलरेडी मैं खोज के ला चुका हूँ इसमें, है ना। इंटरनेट से जो भी आप खोज के लाएंगे वो सब दिया हुआ है, इसलिए इसको कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल कहा जाता है। ठीक है, पर द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी, मैंने पूछा सर से तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, कमेटी होती है। द हंटिंग इज नॉट अलाउड, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सही बात है। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट NTFP, NTFP मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, पत्ता हो गया, हनी हो गया, उसके बाद लीव्स हो गया, तो ट्विग्स हो गया, जलावन के लिए लगती है, तो ये सब कुछ कुछ अलाउड होते हैं। ठीक है, पीपल ऑफ सच आर अलाउड फॉर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अलाउड होता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होता है। तो जनरली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे स्लैश एंड बर्न हो गया, झूम हो गया, है ना, तो ये सब अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत मानेंगे। तो ये दोनों गलत हो गया, तो आंसर 2 हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, चीफ वाइल्ड लाइफ पर एक कमेटी होती है, ठीक है, नॉट देयर यूज इन जूम, तो ठीक है। इसमें मुझे डाउट वैसा नहीं लगा, देवी चंद्रगुप्तम जो था विशाख दत्ता था, विशाख दत्ता इनका क्या, और हमीरा महाकाव्य जो है जो खुद एक संस्कृत लिटरेचर है, हमीरा महाकाव्य देख लेते हैं। देवी चंद्रगुप्तम संस्कृत लैंग्वेज का है पॉलिटिकल ड्रामा, जो कि विशाख दत्ता द्वारा लिखा गया है। इसका पुराना वर्जन सब खो गया था, तो एक पर्शियन वर्जन है, पर्शियन लैंग्वेज एडेप्टेशन है। प्लॉट इज प्रिजर्व इन 11 जिसको मजमत उल त्वारीख कहते हैं। ठीक है, और हमीरा महाकाव्य जो है, हमीरा महाकाव्य इस किसको अट्रीब्यूट किया जाता है, न्याय चंद्र सूरी जो कि जैन स्कॉलर थे, उनको अट्रीब्यूट किया था। एपिक पोएम जो कि संस्कृत में है। और मिलिंद पन्हा, यहाँ नागार्जुन था, यहाँ नाग सेना से जो संवाद होता है उसके बारे में लिखा गया है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ठीक है, नाग सेना। और नित्विका क्या मित्र, ये ऑथर्ड बाय सोमदेव सूरी जो कि प्रोमिनेंट जैन मॉन्क है, उनके द्वारा लिखा गया। देखो यार ये सवाल एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यू नेवर नो व्हाट वुड बी द आंसर, है ना, क्योंकि सबको आपको नहीं आता है। मिलिंद पन्हा भले ही आपको नाग सेना याद हो, पर हमीरा महाकाव्य जरूरी नहीं याद हो, तो दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू कुड हैव लेफ्ट इट। अब ये सवाल देखो, इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। दिस इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, यहीं पे कान खड़े हुए, स्टेट का नहीं है, सेंटर का था, उन्होंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत किया था, बार बार मोदी जी इसको करते, तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं था। ठीक है, और इसके बारे में इतना पता होगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का होता तो इतना फेमस स्कीम होता नहीं। ठीक है, ये बात तो ये गलत हो गया। इट्स ऑब्जेक्टिव रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी एमंग पुअर प्रेग्नेंट, एकदम सही बात है, इसमें बहुत एक नॉर्मल सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात बोल रहा है। इट प्रमोट्स टू इंस्टीट्यूशन, ये भी सही होगा, ये दोनों सही हो गया। इट्स ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फर्टिलिटी टू सिक इन्फेंट। अब देखो, अब ये जो है ना, ये जननी शिशु सुरक्षा योजना का बात था, है ना, जननी शिशु सुरक्षा योजना का बात था, ये जननी सुरक्षा योजना का बात नहीं था। तो आपको
ध्यान दो, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिखा देते हैं जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन। अब देखो जो साइट है, कभी कभी इसलिए कहा जाता है कि अभी एग्जैक्टली अब प्रीलिम्स के तुरंत पहले तो नहीं, अब जैसे थ्रू आउट प्रिपरेशन कर रहे हो साल में, जो नए लोग हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको न्यूज़पेपर्स पढ़ने का आदत डालना चाहिए, ताकि एकदम आर्टिकल्स एज इट इज़ आ जाते हैं। या आप जैसे वेबसाइट जाके देख लिया, कभी कभी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए तो हो जाता है। इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। एकदम ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, जननी सुरक्षा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, योजना है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी आशा वर्कर्स। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और 25% वुमेन स्टिल हेजिटेट टू हेल्थ फर्टिलिटी, ये सब चीज़। अब देखो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, अब इसके तहत आया कि ऑल एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल ध्यान देना, ऑल वाल लिखा है 2014 में, ऑल के लिए कर दिया गया। ठीक है, सिमिलर इन टाइटल हैव बीन पुट फॉर प्लेस फॉर ऑल सिक न्यूबॉर्न वुमेन अप टू 1 ईयर ऑफ एज। मतलब ये सही है, पर ये जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है। यूपीएससी का आंसर मैच नहीं करता है जो जनरली हम इंटरनेट पर ढूंढते हैं और रिसर्च पेपर्स में ढूंढते हैं। कोल माइनिंग एक्टिविटी सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, इसको सही करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगा। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट प्रोड्यूस कॉज मर्करी पॉल्यूशन, ये भी चलेगा, कुछ ना कुछ तो है। देयर इज नो सेफ नो लेवल ऑफ, कुछ लोगों ने तुक्का मारा कि नहीं नहीं कुछ तो सेफ लेवल होगा ही, इसलिए ओनली 2 मारा और आंसर सही हो गया। बट वेरियस डॉक्यूमेंट्स पे आज देखने के बाद पता चलता है कि देखो, अब 3-4 डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ग्लोबली आर्टिसनल और स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग सबसे ज़्यादा मरकरी पॉल्यूशन वहीं से हो रहा है। फिर कोल का स्टेशनरी कंबशन ऑफ कोल है, नॉन मेटल सीमेंट प्रोडक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, बायोमास बर्निंग, फेरस मेटल प्रोडक्शन, क्लोर अल्कली वेस्ट इंसर्नेशन, ऑयल रिफाइनिंग, स्टेशनरी कंबशन और क्रीमेशन। ठीक है, इस सबसे मरकरी जो है पॉल्यूशन होता है। अब देखते हैं, कोल से तो होता है, ये कर लिया। अब देखिए मरकरी, इंडिया मरकरी हॉस्पिटल, देयर इज नो सेफ लेवल, डाउन टू अर्थ में कहा गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, देयर इज नो सेफ एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद नेशनल जो हेल्थ में भी लिखा है देयर इज नो सेफ एक्सपोजर। तो अगर आंसर वैसा भी देता यूपीएससी तीनों तो भी सही होता है ना। अब ये यूपीएससी ने वैसे आंसर क्यों दिए हैं इसका पता नहीं यार, मतलब कैन नॉट बी जस्टिफाइड। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ग्रेटर इन समर मेरे हिसाब से ग्रेटर इन समर ही होता है और विंटर में कम होता है, ये मुझे मेरा मानना है। पर यूपीएससी ने आंसर इसको नहीं माना है, पहले स्टेटमेंट को आंसर गलत माना है। दैट आई हैव टू आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई इट, और मुझे बहुत जगह सर्च भी किया तब भी नहीं पता चला। बट मैं आपको एक रिसर्च पेपर का थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये बात शायद गलत दे रखी है। देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिसर्च पेपर में, यहाँ क्या है कि ग्लोबल ओशन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन विंटर एंड समर मंथ्स वेयर डेजिग्नेटेड, है ना। तो आप राइट साइड में देखिए डेल्टा मतलब कि टेम्परेचर वेरिएंस है, और यहाँ टेम्परेचर। तो अब आप राइट साइड में देख रहे हैं तो 20 डिग्री पे टेम्परेचर वेरिएंस क्या है, मतलब कॉन्ट्रास्ट क्या है, वो ज़्यादा है ना। और जब टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्ट्रास्ट कम है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ठीक है, तो ये मेरे को सही लग रहा था, पर यूपीएससी ने गलत दिया, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। ठीक है, वन इज नॉट करेक्ट। आपको कोई अदर एक्सप्लेनेशन मिले तो बताइएगा, बट रिसर्च पेपर मैंने देखा और नॉर्मली भी देखा तो ये सही मिला। ठीक है, उसका ये देख लेते हैं। द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सर्फेस वेरीज फ्रॉम 320 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द पोल्स, है ना। तो ये है मैक्सिमम इंसुलेशन जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पे मिलते हैं, इक्वेटर पे नहीं मिलते, इस ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो इक्वेटर पे क्लाउड भी होता है, इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन दैन ट्रॉपिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में दी है, ध्यान रखना है। इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लो इंसुलेशन दैन ट्रॉपिक्स, जनरली एट द सेम लैटिट्यूड पे इंसुलेशन जो है वो कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा होता है ओशंस के बाद। विंटर में क्या होता है, मिडिल और हायर लैटिट्यूड रिसीव्स मिडिल हाई लेस रेडिएशन दैन इन समर। विंटर में कम इंसुलेशन आता है समर के हिसाब से। ठीक है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज पता होगा। एमएसएमई, ये आसान सवाल था। एमएसएमई का जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में था, पहले 1 5 फिर गुना करते 10 से,
5-50 और इसको 5 से तो 50-250, ठीक है। तो ऐसे ही था, तो 15 मतलब 5 वैसे वैसे था, तो थोड़ा फ्रेंडली इस बात को याद था, तो ये वाला डेटा गलत हो जाता है। ऑल बैंक्स एक्चुअली यहाँ से परेशान नहीं होना, क्योंकि सही में एमएसएमई जो हैं सारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साफ साले मीडियम एंटरप्राइज ये सब देखा हुआ है। बैंक लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इज अंडर एलिजिबल टू रिकॉर्ड में प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। ऑल बैंक्स एंड लोन्स देखो, ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई कंफर्मिंग टू द अबव गारंटी क्वालिफाई फॉर द क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये देख लिया। एलोकेट 40% ऑफ द एडजस्टेड, अब देखो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है उसका 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल और कुछ स्टार्टअप्स के लिए भी बाद में आया था, ठीक है। अब देखो, ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन फॉर ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन। ऑल कंट्री, क्योंकि इतना वॉर का समय चल रहा है और सब लोग करेगा तो फिर इशू ही नहीं होता, माइग्रेशन पर बहुत सारे इशू चल रहा है, तो ये तो आप इंट्यूशन से भी चलोगे तो सारी कंट्री नहीं मानेंगे माइग्रेशन को एक्सेप्ट करने में। तो ऑब्जेक्टिव और कमिटमेंट स्टेटेज आर बाइंडिंग कहाँ से हो सकता है भाई, इसको भी काटो। द जीसीएम एड्रेस इंटरनल, अरे इसको भी काटो। मुंबई से, मैं बिहार से मुंबई आया हूँ या महाराष्ट्र आया हूँ, तो इंटरनल माइग्रेशन थोड़ी इसको रेगुलेट करेगा, है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हैं तो तीनों ही गलत था, ठीक है। तो आंसर डी हो जाता है, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं न्यू यॉर्क डिक्लेरेशन रिफ्यूजी 19 मेंबर्स ने रिकॉग्नाइज फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव, पर नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, नॉन लीगली बाइंडिंग है। तो बेसिकली क्या है, माई पर्पस वॉज टू शो यू कि बहुत सारे आंसर्स जो हैं यूपीएससी के मैच नहीं करते हैं जो हम न्यूज़पेपर के सोर्सेज में देखते हैं, पर कुछ कुछ आंसर जो है सही भी हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने गलत दे रखे हैं। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है एग्जाम के बाद, वो तो विल टॉक इन डिटेल ऑल्सो, बट एक बात और ध्यान रखनी है, आपको क्वालिफाई करने के लिए यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दीज क्वेश्चंस, है ना। UPSC will be giving you opportunity where safely you can qualify the examinations. So ठीक है, if you have any further doubt please connect to us. We have shared all the PYQ 2000 PYQs हमने already डिस्कस कर रखे हैं। उस 2000 PYQ के डिस्कशन को आप देखें, क्योंकि डिस्कशन से UPSC के लैंग्वेज को पकड़ने की एक क्षमता हो जाएगी, and will be able to do that. Thank you very much. Thank you for watching.